जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के चैप्टर 7 ओ सदा निरा, जिसके रचयिता कौन है तो जगदीश चंद्र माथुर। उनसे जुड़े जितने भी VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके फाइनल एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए। आप लोग हमें 15 से 20 मिनट का समय दे दीजिए ताकि हम आपको अच्छी तरीके से समझा पाए। और आप लोगों को सिर्फ रिवीजन करते चलना है, एक बार समझना है, बस रटना नहीं है, बस आपको समझते चलना है कि हम क्या आपको समझा रहे हैं उसको समझना है। तो आप लोग मोबाइल को फुल स्क्रीन इस तरह कर लीजिए और ध्यान से उसको समझिए कि हम आपको क्या बता रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। जैसे कि आप लोग सॉन्ग सुनते हैं तो आपको याद हो जाता है, जो सॉन्ग सुनते हैं वो सॉन्ग सिर्फ उनाहिते आपको इस वीडियो में जो हम बताएंगे उसको सुनना है सिर्फ, और PDF दे देंगे तो आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा एक बार पढ़कर, ठीक है। तो आप लोग अगर नए बच्चे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लास्ट में हम PDF के लिए नंबर देंगे तो आप लोग उस नंबर पर हमें मैसेज जरूर कीजिएगा। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव का क्लास भी कर चुके हैं और इनसे पहले हम 6 चैप्टर तक का भी सब्जेक्टिव करा दिए हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग देख लीजिएगा, सभी को क्लास बाई क्लास देख लीजिएगा। अभी आप इस क्लास को पढ़ लीजिए, उसके बाद आप उस क्लास को भी देख लीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बस आप लोगों को एक बार समझते चलना है मेरे दोस्तों और कुछ नहीं करना है। तो चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता को बढ़ने के क्या कारण है, बताइएगा। चंपारण क्षेत्र में जो है बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने के क्या कारण थे, यानी जो दाहर होता है ना, जिसको हम लोग दाहर भी बोलते हैं भोजपुरी भाषा में, लेकिन वहाँ पे उसको हम बाढ़ बोलते हैं। तो बाढ़ के बढ़ने का क्या कारण था ये बताना है। तो उत्तर क्या दिया गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को एक बार में याद हो जाना चाहिए मेरे दोस्तों। तो उत्तर है कि चंपारण में अनेक जगहों से अनेक लोग आए। चंपारण में जो है अनेक यानी बहुत दूर दूर से लोग भी आए थे, अनेक अनेक जगहों पर से अनेक लोग आए थे, ठीक है। जिसमें मध्य युग में मुगल के आगमन के साथ ही जंगल बेरहमी से काटे जाने लगे थे। क्या है, कह रहा है कि जिसमें मध्य युग में मुगल के आगमन के साथ ही जंगल बेरहमी से काटे जाने लगे। यानी क्या है, मुगल जब आने लगे ना तो वहाँ पे बेरहमी से जो है जंगल को काटने लगे, ठीक है। वृक्ष जो है पानी के बहाव को काफ़ी हद तक रोकते हैं। वृक्ष जो होता है वो आप लोग देखते हो ही, उसके शोर जो होते हैं वो पानी के बहाव को, मान लीजिए कि ये वृक्ष है, ठीक है, यहाँ पे उसका शोर हो गया और ये बांध हो गया। तो ये जो बांध है ना, यहाँ पे जो दाहर जब आएगा तो पानी जो यहाँ पे काटेगा ना, ये जो जड़ है ये पानी को क्या माटी को जो रोकता है, यानी बांध को रोकता है, ठीक है। काफ़ी हद तक रोकते हैं और पानी जड़ों में भी उसको समेट रखते हैं। पानी जो होते हैं ना, जो पेड़ होते हैं उनको पानी को क्या जड़ों में चपेट लेते हैं, यानी उनको समा लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब चंपारण में इतने वृक्ष कट चुके हैं कि उस जंगल को रोकने वाला गगनचुंबी वृक्ष बचा हुआ ही नहीं है। यही कारण है कि चंपारण में बाढ़ की प्रचंडता दिखाई देती है। चंपारण क्षेत्र में जो है ना बहुत सारे पेड़ को जो है काट दिया गया है, समझिएगा बात को, बहुत सारे पेड़ को जो है काट दिया गया है, जिसके कारण पेड़ नहीं होने के कारण जो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता आती है। यही दर्शाया गया है इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो आप लोग अपने हिसाब से भी वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। हम आपको समझाए हैं, सिर्फ हमारा काम है आप लोग को समझा देना। एक बार आप लोग समझ जाइएगा एक बार में। चलिए आगे बढ़ेंगे और दूसरा नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, एक बार ध्यान से पढ़िएगा कि धागर शब्द का क्या अर्थ है। धागर शब्द का जो है क्या अर्थ होता है ये बताना है। तो उत्तर दिया गया है कि धागर शब्द का अर्थ औराव भाषा में भारे का मजदूर होता है, ठीक है। धागर शब्द का जो अर्थ होता है ना औराव भाषा में क्या होता है तो भारे का मजदूर होता है, ठीक है। तो उत्तर है कि धागर शब्द का अर्थ औराव भाषा में भारे का मजदूर होता है। धागरों को 18वीं शताब्दी के अंत में नील की खेती के सिलसिले में लाया गया था। धागर जो है ना उनको 18वीं शताब्दी के लास्ट में यानी अंत में नील की खेती के सिलसिले में लाया गया था। ये लोग दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से लाए गए और वहाँ की आदिवासी जातीय औराव, मुंडा, लोहार इत्यादि के वंशज है। वहाँ के जो लोग हैं ना वो
कौन कौन जाति के हैं? तो आदिवासी जातियों और राव और मुंडा लोहार इत्यादि वंशज के थे। ये लोग आपस में धागर मिश्रित ओराव भाषा में बात करते थे। ये लोग जो है ना हैं अपने धागर मिश्रित ओराव भाषा है ना उनमें बात करते थे और दूसरों से भोजपुरी या मधेसी में करते थे। यानी उनके जो धागर में जो है ना मिश्रित ओराव भाषा में बात करते थे और दूसरों से क्या भोजपुरी या मधेसी में बात करते थे। निबंध के अनुसार धागरों का सामाजिक जीवन बेहद उल्लासपूर्ण है। यानी निबंधकार के अनुसार कहना कि धागरों का सामाजिक जीवन जो है बेहद उल्लासपूर्ण है। इस जाति के नर नारी संध्या के समय मंद प्रकाश में सामूहिक नृत्यों का आयोजन भी करते हैं। इन जातियों के जो लोग हैं ना संध्या के समय जो है मंद प्रकाश में सामूहिक नृत्यों का भी आयोजन करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि धागरों को कब नील की खेती के सिलसिले में लाया गया था? तो 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया था। आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। ये जो हम बताए हैं ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, ठीक है, और पूछे ही जाएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये सभी क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम आप लोग को समझा दिए हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या है कि अंग्रेज नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे? अंग्रेज जो है नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे? नीलहे का मतलब मैं आपको बता दूं कि नील के खेती के लिए जो करते थे उन्हें नीलहे कहा जाता था, ठीक है। मैं आपको समझाते चलूँगा। चलिए उत्तर दिया गया है कि अंग्रेज नीलहे किसानों पर बहुत अत्याचार किया करते थे। तो हम अभी बताए हैं कि नीलहे का मतलब होता है नील की खेती करने वाले किसान पर बहुत जो है अत्याचार करते थे। किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। किसान जो है ना उनसे ज़बरदस्ती जो अंग्रेज थे वह नील की खेती करवाते थे। इसलिए क्योंकि अंग्रेज़ों से डिमांड होता था शहरों से कि आप हमें नील दीजिए, हम आपको बहुत सारा पैसा या कुछ देंगे, ठीक है। इस तरह से उनको रकम मिलता था और ये किसानों से ज़बरदस्ती यानी एकदम मार पीट कर क्या है नील की खेती करवाते थे। हर 20 कट्ठा ज़मीन में 3 कट्ठा नील की खेती करना हर किसान के क्या है किसान के लिए लाजमी था। यानी जिनको 20 कट्ठा ज़मीन होगा ना उनको कम से कम 3 कट्ठा क्या है उनको 3 कट्ठा ज़मीन में नील की खेती आपको करना होगा। अगर आपको 20 कट्ठा ज़मीन है ना तो आपको 3 कट्ठा नील की खेती करना होगा, अन्यथा अंग्रेज जो है आप पर अत्याचार करते ही रहेंगे, जिसे 3 कट्ठिया प्रणाली कही जाती है। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं तो 3 कट्ठिया प्रणाली बोलते हैं। नील की खेती जिस भूमि में की जाती थी उसका उर्वरता शक्ति लगभग समाप्त हो जाती थी। यानी जब आप लोगों को बता दूं कि जहाँ पे नील की खेती जो है एक बार आप कर देते हैं ना जिस खेत में, वहाँ पे जो उर्वरता होती है जो वहाँ पे फसल उगते हैं वहाँ पे वो फसल नहीं उगेगा और वह बंजर ज़मीन बन जाएगा। मेरे दोस्तों यही समझाया गया है, जाती है और भूमि बंजर हो जाती है। अभी बताया है कि जहाँ पे नील की खेती की जाएगी वहाँ की जो ज़मीन होती है वो क्या हो जाती है बंजर हो जाती है। केमिकल रंगों के ईजाद होने के बाद 3 कट्ठिया से मुक्त पाने के लिए किसानों को मोटी रकम गैरों ठेकेदारों को देना पड़ता था। यानी उनको क्या है जब नील के खेती के लिए केमिकल आ गया, ठीक है, तो क्या किसानों पर भी अत्याचार हुए और उनसे पैसे ठेकेदारों को देना पड़ता था। जिस रास्ते पर साहब की सवारी जाती थी उस पर हिंदुस्तानी अपने जानवर तक नहीं ले जा सकते थे। यहाँ पे बताया गया है कि जिस रास्ते पर अंग्रेज अगर अपने सवारी से जाते थे उस रास्ते पर हम हिंदुस्तानी लोग क्या है अपने जानवर तक को नहीं ले जा सकते थे। साहब के यहाँ कुछ भी हो तो सारा खर्चा रैयत को देना पड़ता था। यदि अंग्रेज को कुछ मान लीजिए कि तबीयत खराब होता था तो उसका पैसा उसको इलाज कराने के लिए कौन देता था तो किसान से लिया जाता था। सारा खर्चा जो है किसान रैयत यानी किसान से ही लिया जाता था ताकि अंग्रेजों का है इलाज हो सके। तो यहाँ पे क्या बताया है कि अंग्रेजों जो है किसानों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था मेरे साथियों। तो हम आप लोग को समझा दिए, हमें आशा है कि आप लोग हमारे बात को समझते होइएगा। तो समझिएगा आप लोग ध्यान से और सुनते रहिए, ठीक है। आपको समझना है और ध्यान से सुनना है ताकि आपको सुनने से बहुत चीज़ याद होता है मेरे दोस्तों। तो आप लोग सुना कीजिए किसी भी चीज़ को अच्छे से ध्यान से सुनिएगा तो आपको एक बार में याद रहेगा और क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूट पाएगा। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही VVI क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछता है, जो क्वेश्चन पढ़ा रहा है यही सब पूछेगा, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा मेरे दोस्तों और एक प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे कि गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली। गंगा पर पुल बनाने में
अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली थी, ये बताना है। तो उत्तर क्या दिया गया है, उत्तर है कि संवादों के प्रसार में आधारभूत सुविधाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। संवादों के प्रसार में जो है आधारभूत सुविधाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इन सुविधाओं में परिवहन का साधन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अंग्रेज किसान पर बेहद अत्याचार किया करते थे। तो हम आप लोगों को बताए थे कि अंग्रेज जो है किसानों पर क्या है, बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। बागी विचारों के संप्रेषण को फैलने से बचाने के लिए उन्होंने गंगा पर पुल बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। यानी जो बागी विचारों के जो लोग थे वह चाहते थे कि गंगा पर पुल बने, और हम मान लीजिए कि यहाँ पे पुल है, ठीक है, यहाँ पे नदी है और इस पर पुल बनाना है, ठीक है, और यहाँ पे बागी के लोग रहते हैं और यहाँ पे दूसरे नगर के लोग हैं। तो ये बागी लोग वाले हैं ना, बहुत ही खतरनाक थे। ये अंग्रेजों को मार कर भगा देते थे। अंग्रेज वाले जो यहाँ पर है वह इधर नहीं आते थे। इसलिए नहीं आते थे क्योंकि बागी के जो लोग थे ना बहुत ही खतरनाक थे। वो अंग्रेजों को मार डालते थे, मार ही देते थे। और ये अंग्रेज जो है यहाँ पे भोले भाले लोग रहते थे और इन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। इसलिए अंग्रेज जो है यहाँ पे पुल नहीं बनाने दिए इस नदी पर, ठीक है, जिससे पुल बन जाएगा तो ये बागी के लोग जो है इस यहाँ पे आकर इन लोगों को भड़का देगा कि चलिए अंग्रेज को मारकर हम लोग भगाते हैं। इसलिए क्या किए, अंग्रेज जो है इस पर पुल ही नहीं बनाने दिए, ठीक है। इसी सभी को दर्शाया गया है। तो अत्याचार किया करते तो बागी विचार के संप्रेषण को फैलने से बचाने के लिए उन्होंने गंगा पर पुल बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। बिना परिवहन के साधन के विचारों संप्रेषण नहीं हो पाता है। यानी बिना कुछ किसी को बताए क्या आप समस्या को जान पाइएगा, नहीं जान पाइएगा, वह स्थानिक रह जाता है। यानी आप किसी को नहीं अपना दुख बताइए। मान लीजिए कि हम दुख के हिसाब से चलते हैं, ठीक है, कि अगर आप लोग कुछ हो रहा है, अगर किसी को नहीं बताइए तो दूसरों को कैसे पता चले कि आपको क्या हो रहा है, जिससे आसानी से दमन किया जा सकता है। यानी आप किसी को नहीं बताइएगा अपना दुख दर्द तो क्या है, वह आपके अंदर ही दमन हो जाएगी, यानी वो खत्म हो सकता है। गंगा पर पुल बन जाने से अंग्रेजों को डर था कि दक्षिण बिहार के बाकी विचार वहां भी पहुंच जाए और शेष भाग का सहयोग उन्हें न मिल जाए। चलिए हम अभी आपको समझाए क्या है कि समझा है, अंग्रेजों को डर था कि अंग्रेजों को डर था कि दक्षिण बिहार के जो बागी विचार के वहाँ लोग थे वहाँ भी पहुँच जाए और शेष भाग का सहयोग उन्हें मिल जाए। यही उनकी सत्ता के लिए बहुत खतरनाक था। यही उनके अंग्रेजों के सत्ता के लिए क्या बहुत खतरनाक था। बागी के लोग हम बताए हैं कि बहुत ही खतरनाक थे। यानी अगर वो बगल वाले गांव में अगर चल जाते ना, वहाँ पे वैसे तो रास्ता नहीं था, लेकिन यहाँ पे अगर पुल बनवा देते अंग्रेज तो वहाँ पे चल जाते, क्या यहाँ पे बागी के लोग चल जाते इस नगर में और उन लोगों को भी भड़काते कि चलिए अंग्रेज को मारते हैं, पीटते हैं और भगाते हैं अपने शहर से। तो इसलिए अंग्रेज है गंगा पर पुल बनाने ही नहीं दिया ताकि हमको कोई ना भगा पाए और हम इन लोगों पर खूब अत्याचार करें, खूब इनको सताए, यही समझाना चाहते थे। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 5वां नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। साथियों हम बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझाते चलेंगे। आप लोगों को पता होगा कि हम आपको एकदम अच्छी तरीके से समझाते हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से ध्यान रहे और दिमाग में सेट रहे ताकि आप ना भूल पाए एग्जाम के लिए। चलिए 5वां नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया? बताइएगा कि चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया। तो यहाँ पे हमारे बच्चे कुछ होंगे जो चंपारण से पढ़ते होंगे और उनको अभी तक कुछ पता होगा, कुछ नहीं भी होगा, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम बता देते हैं। तो चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया ये बताना है। तो उत्तर दिया गया है कि चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने महत्वपूर्ण काम किए थे। चंपारण में जो है शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए थे। उनका विचार था कि ग्रामीण बच्चों की शिक्षा व्यवस्था किए बिना केवल आर्थिक समस्याओं को सुलझाने से काम नहीं चलेगा। यानी उनको पता था कि ग्रामीण की बच्चों शिक्षा व्यवस्था के बिना केवल आर्थिक समस्याओं को सुलझाने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए उन्हें 3 गांवों में आश्रम विद्यालय स्थापित किया था। यानी गांधी जी ने इन बातों को लेकर उन्होंने 3 गांवों में जो यहाँ पे 3 गांवों में आश्रम विद्यालय की स्थापना किए थे। और पहला कहाँ पे किए? तो पहला किए बरहरवा में, दूसरा किए मधुबन में, तीसरा किए भितिहरवा में। इन 3 स्कूल को जो है विद्यालय को क्या है उद्घाटन किए थे कौन? तो गांधी जी, ताकि गरीब के बच्चा जो है पढ़ सके और उसके अंदर ज्ञान प्राप्त हो और वो अपनी समझदारी खुद समझ सके। चलिए तो पहला नंबर क्या है? बरहरवा। तो कुछ निष्ठावान कार्यकर्ताओं को 3 गांवों में
तैनात किए। यानी उन तीनों कॉलेज में पढ़ाने के लिए कुछ शिक्षक को यानी टीचर को लिया गया। बरहरवा के, यहाँ पे बरहरवा जो है पहल का, बरहरवा के विद्यालय में श्री बबन जी गोखले और उनकी विदुषी अवंतिका बाई गोखले ने चलाया। यानी बरहरवा के जो विद्यालय है ना, उनमें कौन आए थे, तो कौन आए थे विद्यालय में, श्री बबन जी गोखले और उनकी विदुषी यानी कि उनकी पत्नी अवंतिका बाई गोखले ने चलाया था। यानी उस स्कूल में वह रहते थे, ठीक है। और दूसरा है मधुबन, तो मधुबन में नरहरि दास पारिख और उनकी पत्नी तथा अपने सेक्रेटरी महादेव देसाई को नियुक्त किए। कहाँ पे किए, तो मधुबन में किए, ठीक है। और तीसरा है भितिहरवा, तो भितिहरवा में वायोवृद्ध डॉक्टर देव और सोपन जी ने चलाया। बाद में क्या है, पुरलिक जी आए थे। पहले कौन चलाए थे, तो पहले चलाए थे भितिहरवा में कौन, वायोवृद्ध डॉक्टर देव और सोपन जी ने चलाए थे पहले। बाद में क्या है, वहाँ पे पुरलिक जी आ गए, ठीक है। स्वयं कस्तूरबा भितिहरवा आश्रम में रही और इन कर्मठ और विद्वान सभ्य सेवकों की देखभाल की। कौन किए थे देखभाल, तो पुरलिक जी, क्योंकि पुरलिक जी है यहाँ पे आके रहे और इनको पढ़ाए, अच्छे से समझाए, सब कुछ समझाते चले और इनके मन से डर भी हटाते चले। और यही बताया गया है इस चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या क्या। तो यही सभी प्रश्न जो बता रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और यही सब किए थे गांधी जी चंपारण में आकर, ठीक है, शिक्षा के लिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग को ये क्लास अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा कि अच्छा लग रहा है सर या नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप आर्ट्स साइंस और कॉमर्स के विद्यार्थी हो तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, सभी की तैयारी हम कराते चल रहे हैं। वो भी पहले चैप्टर वाइज कराते चले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आप सब के लिए भी बना चुके हैं और उसको भी हम पढ़ाने वाले हैं बहुत जल्द, जिससे आपके एग्जाम में जो है 400 नंबर तो पक्का आएगा, ठीक है। अगर आप लोग हमारे बातों को समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं हमसे अच्छी तरीके से तो आपको 400 नंबर कोई नहीं रोक सकता। सभी बोलते हैं 450 नंबर लिया यार, 450 नंबर लाना मामूली बात थोड़ी है, उतना पढ़ना ना होगा। इसलिए आप लोगों को 400 टारगेट लेकर चलना है, ठीक है। 400 का हम टारगेट देंगे सभी बच्चों को, ज़्यादा का नहीं दे सकते, क्योंकि जो जिस हिसाब से आप लोग पढ़ाई कीजिएगा उसी हिसाब से आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में नंबर आ सकता है। तो आप लोग 400 का टारगेट लेकर चलिएगा सभी बच्चे, ठीक है। और अपना टारगेट बता दीजिए कि आप लोग कितना टारगेट रखे एक बार। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, पुरलिक जी कौन थे। चलिए पुरलिक जी जो है कौन थे ये बताना है। तो उत्तर दिया गया है कि पुरलिक जी को महात्मा गांधी जी ने भितिहरवा में रहकर बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा था। अब हम बताए हैं आप लोग को कि पुरलिक जी आए थे बाद में पढ़ाने, और कि उनको कौन भेजे थे, तो गांधी जी ने भितिहरवा में रहकर बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा था पुरलिक जी को गांधी जी, ठीक है। उन्हें दूसरा कार्य यह सौंपा था कि ग्रामवासियों के दिल से भय दूर करना है, ठीक है। पुरलिक जी को गांधी जी ये भी कहे थे कि ग्रामवासियों जो है उनके दिल से भय यानी जो डर है उनको भी दूर करना है। उन्हें ग्रामवासियों के हृदय में नई आशा तथा सुरक्षा का भाव जागृत करना था। वहाँ पे क्या पुरलिक जी को मिला था, क्या मिला कहना था, पुरलिक जी को कहे थे गांधी जी कि ग्रामवासियों के हृदय में नई आशा तथा सुरक्षा का भाव जागृत करना था। वे लगभग 1 साल रहे थे वहाँ पे, ठीक है। पुरलिक जी जो है उस स्कूल में, भितिहरवा स्कूल में लगभग 1 साल तक रहे थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें जिले से निलंबित कर दिया, लेकिन फिर भी वह हर 2-3 साल में अपने पुराने स्थान को देखने आ जाते थे। अंग्रेजों जो ने क्या है, जब वह ग्रामवासियों के अंदर से डर को हटाने लगे तो अंग्रेजों ने क्या किया, उनको ये अपने जहाँ जो कॉलेज में थे उन कॉलेज से उनको दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र करवा दिया, ठीक है। और पुरलिक जी क्या है, हर साल 2-3 साल पर क्या मिलने आते थे अपने पुराने स्थान पर। लेखक की मुलाकात संयोग से पुरलिक जी से भितिहरवा आश्रम में हुई। लेखक की जो मुलाकात है वे संयोग से बोल सकते हैं, ठीक है, पुरलिक जी से भितिहरवा आश्रम में हुई। वह उनके व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित हुए। जो पुरलिक जी क्या बोलते हैं, लेखक जो है भितिहरवा में आए और पुरलिक जी से उनकी मुलाकात हुई और वह पुरलिक जी से क्या है बहुत ही काफ़ी प्रभावित हुए थे, ये दर्शाया गया है। तो हमें आशा है कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे। साथियों आज की इस क्लास में जो है
सिर्फ 6 क्वेश्चन था। और ये 6 क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोगों को किसी भी तरह इसको याद करने का प्रयास करना मेरे दोस्तों। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि हमारे बोर्ड परीक्षा में कम से कम 400 नंबर आए, अगर उससे कम भी आ सकता है किसी बच्चे का, जिस तरह आप तैयारी करेंगे उस तरह का आपको नंबर आएगा, लेकिन हम टारगेट सभी बच्चों को देते हैं कि आप लोग कम से कम 400 रखें नंबर, ठीक है। 400 प्लस आ जाए लेकिन कम नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग 400 प्लस नंबर लाने की टारगेट रखें। और जो हम सब्जेक्टिव करा रहे हैं आपको उसको भी पढ़ना है। और लास्ट में हम आप सबके लिए ऑब्जेक्टिव का भी 300 क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। और सब्जेक्टिव भाग का भी कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेड क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि आपके हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से बने रहिए। आप अपने फैमिली को बढ़ाइए और यूट्यूब फैमिली से आप लोग बने रहिए। और पीडीएफ आप लोगों को पता है कि हम क्लास बाय क्लास आपको देते चल रहे हैं। तो आप लोग नए बच्चे हैं तो इस नंबर पर हमें मैसेज कर दीजिएगा 962 18 834। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए बच्चे हैं, तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज जरूर कीजिए, जहां पे हम आप लोगों को बिल्कुल फ्री पीडीएफ देते हैं। एक भी पैसा आप लोगों से नहीं लेते हैं, नहीं लेंगे और न कभी लेंगे, ठीक है। तो आप लोग बस क्लास करते चलिए ध्यान से, और जो मैं समझाता हूं आप उसको बस समझते चलिए। चलिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं और मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।